स्क्रीन पे लगा दिया जा रहा है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में उल्लेखित उद्देश्य क्या है? जवाब दीजिए। अगर आपने श्रम विभाग का कुछ भी पढ़ा होगा तो इसका टेस्ट सीरीज का जवाब दे दीजिए। टॉप 75 क्वेश्चन है जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है। जवाब दीजिए, कमेंट करके बताइए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में उल्लेखित उद्देश्य क्या है? जवाब दीजिए। अगर आप इसको बना पा रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक। थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज के दिन, पर ये क्वेश्चन आप जरूर देख के जाए। देखिए, इसका सही आंसर है मजदूरी के न्यूनतम दरों को नियत करने के लिए उपबंध करना। उपबंध करना मतलब कानून बनाना कि एक निश्चित दर से सभी को मजदूरी मिलना चाहिए। ठीक है, ये सवाल ये है, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का विस्तार है। कमेंट करके बताइए बच्चों, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का विस्तार है। जवाब दीजिए। ये 1948 जब भारत आजाद हो गया था, ये अधिनियम विस्तार मतलब कहां तक लागू किया गया, ये सवाल पूछा जा रहा है। कमेंट करके जवाब देंगे। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का विस्तार है, तो ये 100% ये भारत के आजाद होने के बाद ये अधिनियम पूरे भारत में लागू किया गया था ना। 1948 का अधिनियम जब भारत आजाद हो गया था, पूरे भारत में लागू किया गया था। इस चीज को याद रखना बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधिनियम का दिनांक क्या था? मतलब उस अधिनियम को जब लागू किया गया उसका डेट क्या था? ठीक है, ये सवाल देख के जाइए। टॉप 75 क्वेश्चंस है जो कि आपके ये काम में आएंगे बच्चों। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। सारे बच्चे जवाब देंगे, आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ठीक है। हाँ, इसका डेट याद रखना 15 मार्च 1948। तो याद रखना, एग्जाम लेने वाला ना यहां पे सन को कॉमन रखेगा। ये मार्च को 15 मार्च 1948 को अधिनियम लागू किया गया था, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत अभिप्रेत है, मतलब कितने वर्ग के आयु के लिए ये लागू किया गया है? कमेंट करके बताएंगे मुझे। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत इसे लागू किया गया है। कमेंट करके जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा। अच्छा सवाल है, पढ़ा होना चाहिए। देखिए, ये था 14 से 18 वर्षों के तहत। ठीक है, देखिए गलत हो रहा है, कंफ्यूज होकर डरना नहीं। एक बार इसको पीडीएफ को मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, इस पीडीएफ को तुरंत डाल दूंगा क्लास के बाद, वहां से डाउनलोड करके रिवाइज कर लेना एक बार, है ना। ठीक है, जिन बच्चों का जवाब सही आ रहा है वो तो सही है, जिनसे गलत हो रहा है वो थोड़ा संभाल के चले बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत वयस्क से अभिप्रेत व्यक्ति जिसने, जवाब दीजिए, इस अधिनियम के तहत वयस्क किसको माना जाएगा? इस कमेंट का मुझे कमेंट करके जवाब देंगे। जवाब दीजिए। और देखिए बच्चों, ये सवाल बहुत अच्छे हैं, ठीक है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत वयस्क से अभिप्रेत है उस व्यक्ति जिसे, किसे वयस्क माना जाएगा? तो उसका सही आंसर है, नहीं नहीं बेटा, उस समय 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। देखिए अधिनियम बदले हैं, आपको थोड़ा सा पढ़ के चलना पड़ेगा ना, ठीक है। 18 वर्ष की आयु, है ना, इस चीज को याद रखना। थोड़ा सा सवाल जंबल कर सकता है, पर आराम से पढ़ना इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत बालक से अभिप्रेत व्यक्ति जिसने, मतलब बालक का कितना आयु दिया गया है? कहने का मतलब ये सवाल है ना कि बालक के लिए मिनिमम आयु कितना दिया गया है। जवाब दीजिए, बालक के लिए कितना दिया गया था? बालक मतलब बाल श्रम के लिए कितना दिया गया था? करेक्ट आंसर कई बच्चों का आना चालू हो गया है। हाँ, ये है बेटा 14 वर्ष। 14 वर्ष की आयु पूर्ण ना कर सका हो तो, ठीक है, इसको याद रखना। 14 करेक्ट आंसर है बच्चों, जिनका भी आंसर सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्का सा सेट कर ले रहा हूं ना मैं इसको। हाँ, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समक्ष प्राधिकारी के से अभिप्रेत है। बताइए, इसका जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? जवाब दीजिए कमेंट करके, अधिकारी कौन होता है? जवाब दीजिए। अगर आपने इसको कहीं भी पढ़ा है, रखिए, नॉलेज पे रखिए और जवाब दीजिए। अधिकारी कौन होता है? सक्षम अधिकारी। सक्षम अधिकारी किसके लिए ये लोग मानेंगे? जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा। देखिए करेक्ट आंसर के साथ कई बच्चे आ रहे हैं, इसका सही आंसर है बी, समुचित सरकार द्वारा राज्यपाल में अधिसूचना द्वारा निर्वाह व सूचकांक अभिनिश्चित करने के लिए अधिकारी नियुक्त किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल की अधिसूचना के बाद एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो इसको देखेंगे बच्चों, ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, नहीं नहीं, कारखाना वाला अलग है बेटा, कारखाना अधिनियम अलग है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पढ़ लेना ना, मजदूरी अधिनियम की बात कर रहा है, उसके तहत नियोजक जो किसी कर्मचारी को काम के वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम दर रकम से कम भुगतान करा, वह किन शक्तियों के लिए उत्तरदायित्व होगा? मतलब अगर किसी को आदमी को रखा है और जो उसका पेमेंट है उसके तय पेमेंट से कम पेमेंट करेगा तो उसको किस प्रकार का फाइन देना होगा? जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा। किस प्रकार का उसको फाइन देना होगा? कमेंट करके बताइए मुझे, किस प्रकार का उसे फाइन देना होगा। अच्छा सवाल है, जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, है ना। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो, किसी को रखने के बाद नहीं कर रहा है, नहीं बेटा, याद रखना, इसमें इतनी लंबी सजा नहीं है, इसमें 6 महीने के बाद 6 महीने तक का कारावास है और 500 रुपए का जुर्माना है। एक ही बच्चे ने सही जवाब दिया है, मंगल ने, ठीक है। तो याद रखिए, छोटे छोटे सवाल जिनसे भी गलत हो जाएंगे, याद रखना।
हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, मेरे को थोड़ा सा लगता है बुखार हो गया है, इसलिए थोड़ा सा कमजोर टाइप का दिख रहा हूं मैं। अच्छा ना। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत राज्य सरकार निम्नलिखित में से किस नियोजन के लिए न्यूनतम दर निर्धारित कर सकती है? नियोजन मतलब काम के लिए, जवाब दीजिए आंसर क्या होगा? किस काम के लिए, है ना, न्यूनतम दर आयोजित कर सकती है? जवाब दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, जवाब दीजिए। राज्य सरकार के अंडर जो भी आता है, राज्य सरकार उसके अंदर एक न्यूनतम दर की मजदूरी तय कर सकती है। आपने पढ़ा होगा तो जवाब दीजिए, वरना मैं इसके आंसर को डिक्लेयर कर रहा हूं मैं। आपने पढ़ा है सवाल को? नहीं पढ़ा है, मेरे को लगता है लगभग लगभग बहुत लोगों ने। देखिए इसका सही आंसर है कि राज्य में किसी भी कृषि कर्म, एग्रीकल्चर काम में जो भी होगा उसके लिए राज्य सरकार इसका नियोजन कर सकती है। ठीक है, न्यूनतम दर का नियोजन कर सकती है, एग्रीकल्चर वर्क में कर सकती है बच्चों। एक ही दो बच्चों का जवाब सही है, बाकी थोड़े से आगे पीछे जवाब दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत मजदूरी की न्यूनतम दरों का पूर्व अवलोकन अधिकतम कितने समय में अंतराल में किया जाता है? पूर्व अवलोकन करना मतलब कि ये बराबर वो नियम वहां पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको कितने वर्षों में चेक किया जाता है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो रेट है, दर जो गवर्नमेंट तय करी है, उसी रेट के आधार पे पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि बातें चेंज हो गई है करके। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? हर कितने सालों में चेक किया जाता है कि वो दर इक्वल है कि नहीं, सही है कि नहीं? हाँ, करेक्ट है, 5 सालों में। हर 5 सालों में उस दर को देखा जाता है, किसी मजदूर को बेसिक रेट पे उसको मजदूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है करके। इस बात को याद रखना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत मजदूरी में शामिल होता है, मतलब इस जो नियम के तहत आपके मजदूरी में क्या क्या मिलेगा एक मजदूर को। मजदूर बोल लीजिए, श्रमिक बोल लीजिए, है ना, जो काम करने वाला होता है उसकी मजदूरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, ये सवाल पूछा जा रहा है। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए, है ना। देखिए थोड़ा सा वर्डिंग उसका टफ है, तो याद रखना मजदूरी में गृह भाटक भत्ता, आपको होम के लिए थोड़ा बहुत भत्ता दिया जाता है, मतलब किसके लिए, आप कहीं भी रह रहे हो ना, उसके लिए भत्ता दिया जाता है ना। बाकी मजदूरी जो आप काम करते हो, जितने घंटे भी काम करते हो वो मिलता है, और कहीं कहीं पे होम होम अलाउंस दिया जाता है कि आप एक किराए पे रह सकते हो करके। इस बात को याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सामान्यता न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत, है ना, संवेद मजदूरी किस रूप में दी जा सकती है? मतलब जो आप काम करने वाले मजदूर है उनको जो मजदूरी दिया जाएगा वो किस रूप में दिया जाएगा? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, कमेंट करके बताएंगे किस रूप में दिया जाएगा। 4 ऑप्शन है, आराम से बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना। इस अधिनियम के तहत किसी को मजदूरी देना है तो गवर्नमेंट या फिर उस कारखाने के मालिक द्वारा किस रूप में दिया जाएगा? जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? देखिए आपको बता दूं, जो भी मजदूरी होती है, जो भी, है ना, मजदूरी होती है वो हमेशा नगद के रूप में दिया जाता है। मतलब आज आज तक कैश पेमेंट ही दिया जाता है मजदूरी को, क्योंकि वो क्या कंपनी के रेगुलर वो वर्कर नहीं रहते हैं, तो उनको कैश में दिया जाता है। ये भी याद रखना, पूरा कैश में दिया जाता है। इसमें बैंक पेमेंट वाला सिस्टम अभी चल रहा है, पर हमेशा नगद में ही दिया जाता है। उपयुक्त तो सभी नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निरीक्षक की नियुक्ति और शक्तियां किस धारा में परिभाषित है? निरीक्षक कौन होता है? ये वो होता है जो प्लांट में जाता है, चेक करता है कि जो मजदूर है उनके साथ सही प्रकार का बर्ताव हो रहा है कि नहीं, सही दर से पेमेंट मिल रहा है कि नहीं, सही दर से उनको सारी फैसिलिटीज जो कि उस काम में आती है ये मिल रहा है कि नहीं, उनको शक्ति दी गई है, वो कौन से धारा में है। ये सवाल ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो थोड़ा सा इसको एक बार धारा पढ़ के जाएंगे बच्चों। इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है धारा 19, है ना। याद रखना, जो भी निरीक्षक है, जैसे आप बन गए अभी श्रम निरीक्षक बन जाओगे, आपके पास जो पावर आएगा वो धारा 19 के तहत आएगा। इस बात को याद रखना, सारे बच्चे याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। थोड़ा कट रहा है क्या, थोड़ा छोटा कर लेता हूं। ठीक है, जवाब दीजिए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निरीक्षक की शक्तियों के बारे में आप कौन सा वाक्य सही है? निरीक्षक मतलब श्रम निरीक्षक, जिसका पेपर आप देने जा रहे हो। श्रम निरीक्षक की शक्तियों के बारे में क्या क्या अधिनियम, अधिनियम मतलब कानून, कानून में बताया गया है। कहने का मतलब ये बोला जा रहा है, कानून में क्या बताया गया है ये बोला जा रहा है। जवाब देंगे, इसका आंसर क्या होगा सारे के सारे बच्चे? जवाब दीजिए, कानून में क्या बताया गया है। ये कानून आपको याद होना चाहिए, सारे बच्चे कमेंट करेंगे क्या बताया गया है। अगर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, इसमें सभी आएगा। मतलब जो भी निरीक्षक है भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत लोक सेवक समझा गया है ना। मतलब वो कानून के तहत लोक सेवक, मजदूरों का सेवक समझा गया है। वो सारे नियम वियम सब फॉलो करा सकता है, गलत होने की दिशा में वो जाके किसी की भी शिकायत कर सकता है। ये सारे के सारे पक्ष आएंगे। एक बार इसको पीडीएफ से याद कर लेना बच्चों, याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? जवाब दीजिए। अनुसूचियां, अनुसूची, जवाब दीजिए। और सवाल अच्छे स्टूडेंट एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए ना आप लोगों का। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में कुल कितनी अनुसूची है? कमेंट करके बताइए। अगर आपने कभी भी पढ़ा होगा तो जवाब दीजिए मुझे। ठीक है, शाबाश बच्चों, कई बच्चों का आंसर आना भी चालू हो गया है। और जो नहीं पढ़े हैं कम से कम ये इसी पीडीएफ को देख लेना। ऑप्शन ए एक ही अनुसूची है बस। ठीक है, इस बात को याद रखना, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। एक दो लोग ही सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको इधर ला लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है? बिल्कुल बताइए, अगर आपने पढ़ा है
तो इसमें से कौन सा वाक्य सही है? देखिए थोड़ा सा भाषा इसका ऐसी रहता है क्योंकि ये लेबर लॉ है, लेबर लॉ की भाषा कुछ इसी टाइप के रहते हैं। आराम से पढ़ के बताइए। पहला जो बोल रहा है, ये केंद्र सरकार द्वारा राज्य को इस अधिनियम का निष्पादन करने का निर्देश दिया जाता है। बिल्कुल केंद्र सरकार द्वारा राज्य को ही दिया जाता है, केंद्रीय आदेश देता है। अपराधों का संज्ञान लेने के लिए शक्ति कोई भी न्यायालय के पास है, आप इसके लिए किसी भी न्यायालय के पास जाके कंप्लेन दायर कर सकते हो। सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों को विधायिका सक्षम रखना अनिवार्य। बिल्कुल इसमें नियम बन चुके हैं, कानून बन सके, मतलब सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थोड़ा चीजों को याद करके चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगा रहा हूं आपके लिए, ठीक है। जवाब देंगे, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की अनुसूची में कुल कितने भाग है? देखिए वहां पे अनुसूची पूछा था, अब पूछ रहा है कि अनुसूची में कितने भाग है। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? अनुसूची में कितने भाग है? जवाब दीजिए मुझे कमेंट करके। अच्छा क्वेश्चन है ये। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की अनुसूची में कुल कितने भाग है? जवाब दीजिए सारे बच्चे, कितने भाग है? अनुसूची एक है, अनुसूची के अंदर भाग कितने हैं? सारे बच्चे जवाब देंगे। करेक्ट आंसर के साथ आ रहे हैं, वेरी गुड। 2 भाग है बेटा, 2, 3 नहीं है, 2 भाग है। कुछ बच्चे डायरेक्ट 2 लिख रहे हैं, शाबाश। तो ये डायरेक्ट बनने वाले क्वेश्चन है बच्चों, याद करके चलना है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के नियोजक की परिभाषा में शामिल होने के लिए नियोजित कर्मचारियों की संख्या। आराम समझना, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत नियोजक के परिभाषा में शामिल होने के लिए नियोजित कर्मचारियों की संख्या कितनी होती है? जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? और जो बच्चा इस अधिनियम को कुछ नहीं पढ़ा है, इसी पीडीएफ को करके चले जाना बहुत है। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? हाँ, करेक्ट आंसर आ रहा है, एक या अधिक लोग कर्मचारी वहां जाके शामिल हो सकते हैं, बिल्कुल इस अधिनियम के तहत। सारे बच्चे याद रखिए बच्चों, गलत कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत कर्मचारी की परिभाषा में शामिल होता है, मतलब एक्चुअल में कर्मचारी होता क्या है इस अधिनियम के तहत? बताइए मुझे कमेंट करके, क्या होता है कर्मचारी? और सवाल तगड़े हैं बच्चों, एक बार रिवीजन में देखिए, सवाल पूछे जाएंगे। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत कर्मचारियों की परिभाषा में शामिल होता है। करेक्ट आंसर के साथ आ रहे हैं, उपयुक्त सभी शामिल होते हैं। कुशल कर्मकार भी होते हैं, लिपिक मतलब जो बाबू टाइप का काम करते हैं, अकुशल और शारीरिक काम करने वाले भी होते हैं, मतलब सभी आते हैं। मजदूरी अधिनियम में सबको लिया जाता है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन जवाब देंगे, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत किसी अपराध के आरोपी को नियोजक को दायित्व से छूट मिल सकती है यदि वह विधारणा में अपने बचाव को साबित कर सके, मतलब मालिक उसको छूट दे सकता है। अब ये आपके पास थोड़ा सा एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, सारे बच्चे इसको आराम से पढ़ के जवाब देना, क्योंकि श्रम विभाग का लैंग्वेज कुछ इस टाइप का ही होता है। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत किसी अपराध के आरोपी को नियोजक को दायित्व से छूट मिल सकती है, नियोजक उसको छूट दे सकता है, पर वो क्या बताएगा अपने बारे में? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, उसने अधिनियम के निष्पादन के लिए सम्यक तत्परता बरती हो, अपराध के किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा नियोजक के ज्ञान, सम्मित और मोनाकुला के बिना किया हो। मतलब कहने का मतलब यह होता है कि वो जो भी मतलब जिसके साथ भी है, अगर अपराध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है और उसने नहीं किया है तो वो बता सकता है इस चीज को, ठीक है। इस बात को याद रखना। थोड़ा सा इसका जो लैंग्वेज है ना, लॉ का लैंग्वेज थोड़ा इस टाइप का आता है, उसको वहां पे प्रॉपर पढ़ के समझना, बोलना क्या चाह रहा है करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में अनुसूची में रोजगार के संबंध में मजदूरी की न्यूनतम दरों का तय करने का अधिकार किसको है? मतलब समझ रहे हो, मतलब आपको जो मजदूरी की न्यूनतम रेट तय करना है कि इतना ही मिलेगा, ये तय कौन करता है? कौन सी सरकार करती है? जवाब दीजिए मुझे कमेंट करके, कौन करती है ये बताइए। ये सरकार, कौन सरकार तय करती है कि न्यूनतम मजदूरी आपको दिया जाएगा? हाँ करेक्ट है, समुचित सरकार करती है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करते हैं ना, दोनों मिलकर करते हैं। अगर आप गौर करो, अलग अलग राज्य में मजदूरी दर अलग अलग होता है। उसका कारण क्या होता है कि केंद्र का कुछ अंश आता है, याद रखिए आपने पढ़ा होगा, अंश मैंने पढ़ाया है, कुछ केंद्र का अंश रहता है और कुछ राज्य का अंश रहता है, इसलिए समुचित मिलकर लोग तय करते हैं कि कितना मजदूरी दर होना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समुचित सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुसूचित रोजगार कार्यरत कर्मचारियों के लिए का निर्धारण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की जाती है। मतलब समझ रहे हो, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको देखने के लिए अगर अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए कैसे की जाती है? और इसको आपने पढ़ा है, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया है, किस प्रकार से नियुक्त करते हैं? जवाब दीजिए। और ये सभी क्या होते हैं? यही श्रम अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं? श्रम अधिकारी होते हैं, लेबर इंस्पेक्टर तो होते हैं। ये क्या होते हैं? निर्वाह व्यय सूचकांक के माध्यम से इनको तय किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने अगर लेबर लॉ पूरा पढ़ लिया होता तो ये सवाल बनेंगे, नहीं बनेंगे तो आराम से थोड़ा सा देख लेना इस सब क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तेल में नियोजन अनुसूचित रोजगार में आता है कि किसमें आता है? तेल मिल में किसी का काम करना, नियोजित होना, अपॉइंट होना अनुसूचित रोजगार में आता है कि किसमें आता है? जवाब दीजिए, ये किसमें आता है? तेल मिल समझते हो ना, जहां से तेल को निकालते हैं, वहां रोजगार करना क्या वो किसमें आता है? ये सवाल पूछा जा रहा है। तो देखिए सही आंसर है वो रोजगार में माना जाएगा, वो सत्य है। ऑयल कंपनी में जो लोग भी काम करते हैं वो रोजगार में ही आएंगे, मतलब गवर्नमेंट के अथॉरिटी रोजगार में ही आएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, लोक मोटर परिवहन रोजगार एक अनुसूचित रोजगार है कि नहीं? अब लोक मोटर मतलब समझ रहे हो ना, जो बस में ड्राइवरिंग करते हैं, जो ट्रक चलाते हैं, वो रोजगार में आता है कि नहीं आता? जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा?
भाई अगर जो बस चलाते हैं, आपकी सिटी बस चला रहे हैं, वो रोजगार में नहीं आएगा? भाई जो सिटी बस चलाते हैं, गवर्नमेंट के ट्रक्स चलाते हैं, वो रोजगार में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल वो भी रोजगार में आएगा। तो याद रखिए, सत्य असत्य कथन से भी सवाल बना सकता है, थोड़ा सा यहां पे उसको पॉइंट आउट करके जाना, ठीक है ना। अगला सवाल, अधिनियम की धारा 2 ज के अनुसार मकान किराया भत्ता सूची में शामिल नहीं होता है। मकान के लिए जो किराया भत्ता प्लांट देती है, नियोजन अधिकारी देता है, वो सूची में शामिल होता है कि नहीं? ये शामिल नहीं है बोल रहा है। तो ये बताइए कथन सत्य है क्या असत्य है? जबकि हमने पढ़ा है कि मजदूरी के अलावा उसको क्या मिलेगा? गृह भत्ता दिया जाएगा। तो ये कथन क्या हो जाएगा? थोड़ा सा असत्य है, ठीक है। वहां पे पेमेंट के साथ गृह भत्ता भी होम के लिए जो मिलता है ना, रेंटल, वो दिया जाता है। याद रखिए, होम के लिए रेंटल दिया जाता है, ठीक है। इस बात को याद रखना बच्चों, ठीक है। शामिल होता है बेटा, है ना। अगला क्वेश्चन जवाब देंगे, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 2 ज की पहचान करे। जवाब दीजिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 2 ज की पहचान करे। अगर अब तक आपने इसका कोई भी टॉपिक नहीं देखा है, कम से कम ये 75 क्वेश्चन को देख के जरूर जाइए, ठीक है। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 2 ज की पहचान करे। कमेंट करके बताइए। भाई हमने बताया है ना, भाई यहां पे समझ आ रहा है मजदूरी अधिनियम की बात हो रही है, तो मजदूरी तो होगा ना भाई। धारा 2 ज में क्या होगा? मजदूरी होगा ना, ठीक है। याद रखना, इसको समझना बच्चों, बच्चा नियुक्त और रोजगार नहीं होगा। अगर मजदूरी अधिनियम है, उसके अंदर मजदूरी के बारे में ही बात होगी। इस बात को सभी बच्चे समझ के चलना, ठीक है। गलत नहीं कर रहे हैं यहाँ करने, और जो बच्चे गलत कर रहे हैं थोड़ा सा पढ़ लेना। इस अधिनियम में क्या आएगा? मजदूरी के बारे में ही बात आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित सूचकांक क्या है? मतलब एक सूचकांक तय किया गया है। तो जवाब दीजिए, हमने इसको अभी किया है कुछ देर पहले। इसी के तहत इसमें जो अधिकारी नियुक्त किया जाता है, क्या नियुक्त किया जाता है? अधिकारी बोल लो, या जो आप बनने वाले हो श्रम अधिकारी बोल लो। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए सारे के सारे बच्चे। अभी मैंने बताया ना, उसे क्या बोलते हैं? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत सूचकांक, जो इसके इंडेक्स होते हैं, वो क्या क्या इंडेक्स होते हैं? जवाब दीजिए। तो सही आंसर के साथ कई बच्चे जा रहे हैं डी, निर्वाह व्यय सूचकांक के तहत प्राधिकारी भी नियुक्त किया जाता है। यही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का मेन फैक्ट है, ठीक है। निर्वाह व्यय सूचकांक, ठीक है। इस चीज को सारे बच्चे याद रखना, और जो नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा समझने में ये दिक्कत जा सकता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में कर्मचारी की भाषा में बाह्य कर्मकार। जवाब दीजिए। देखिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में कर्मचारी की परिभाषा में बाह्य कर्मकार बताइए, शामिल होता है, शामिल नहीं होता? केंद्र द्वारा शामिल किया जाता है कि राज्य द्वारा शामिल किया जाता है? जो बाह्य कर्मकार होते हैं। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? हाँ, और अभी हमने इसको स्टार्टिंग में किया है इस क्वेश्चन को, है ना। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? हमने स्टार्टिंग में किया है ना, अभी स्टार्टिंग में हमने किया है, शामिल होता है ना। बाह्य कर्मकार भी शामिल होता है, कुशल अकुशल कर्मकार भी शामिल होते हैं। तो थोड़ा सा एक बार इसको रिवीजन मार के चले बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी दर किन कला विधियों के लिए, है ना, के लिए तब की जाती है? मतलब आपका जो पेमेंट है वो किस हिसाब से दिया जाता है? ये लॉ की भाषा है, पेमेंट किस हिसाब से दिया जाता है? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में जो भी पेमेंट होता है उसको किस हिसाब से पे किया जाता है? जवाब दीजिए मुझे, है ना। इसमें घंटे के हिसाब से होता है, दिन के हिसाब से होता है, मास के हिसाब से होता है, महीने के हिसाब से होता है, किसके हिसाब से होता है? जवाब दीजिए। हाँ, यहाँ पे कई बच्चे हाँ बिल्कुल सही जवाब जा रहे हैं। उपयुक्त सभी, कहीं पे घंटों के हिसाब से दिया जाता है, कहीं के दिन के हिसाब से दिया जाता है, कहीं पे मंथली पेमेंट भी किया जाता है। मजदूरी में अलग अलग लॉ होते हैं, ठीक है। माह मतलब मंथली होगा, ठीक है। इस बात को याद रखना बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्वाह भत्ते आवश्यक वस्तु की आपूर्ति के संबंध में रियायत दर के अनुरूप रियायतों के नगद मूल्य की गणना के द्वारा की जाती है। ये अच्छा क्वेश्चन है। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? भैया आपको सवाल को समझना है। निर्वाह भत्ते, निर्वाह भत्ते बोलो, वह बोलो, अगर आपका तय कैसे करते हैं? सूचकांक के माध्यम से करते हैं ना अधिकारी। अब तो आप समझ गए होंगे कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में जो निर्वाह भत्ते हैं, आवश्यक वस्तु की आपूर्ति के संबंध में जो आपको रियायती दर मिलती है, उसकी गणना कौन करेगा? भाई उसको चेक करने वाला कौन आदमी होगा गवर्नमेंट की तरफ से? इसी के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, निर्वाह व्यय सूचकांक। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा? निर्वाह व्यय सूचकांक यहां पे डाला जाता है बेटा। ये होता है सक्षम प्राधिकारी, इसको बता चुका हूं ना, जो आपके निर्वाह व्यय चेक करेगा कि गवर्नमेंट के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से आपको कितना व्यय मिल रहा है, कितना क्या हो रहा है, कितनी हानि हो रही है। इसको याद रखना। ये बच्चे गलत कर रहे हैं, थोड़ा सा ठीक कर लो इस चीज को, ठीक है। गलती नहीं होना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा श्रमिक की श्रेणी में नहीं आता है? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। कौन सा श्रमिक की श्रेणी में नहीं आता है? अभी क्लियर हो जाएगा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में कौन कौन सी श्रेणी में आने वाली चीज क्या क्या है। कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे मुझे। जवाब दीजिए, कौन कौन सा नहीं आता है? सारे बच्चे बताइए बच्चों, हड़बड़ाइए मत, आराम जवाब दीजिए, अच्छे क्वेश्चन से आपके काम आएंगे। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? हाँ, विशेषज्ञ नहीं आता ना भाई, ये कहां कोई मजदूर होगा। याद रखिए, अर्ध कुशल आएगा, अत्यधिक कुशल आएगा, कुशल आएगा, बाह्य कर्मकार भी आएगा, ठीक है। इसको याद रखना, ये सवाल पक्के सवाल है, एग्जाम में पूछे जाएंगे और आप इसको गलत नहीं करना बच्चों, ठीक है। कौन कौन सा आता है वो अभी याद कर लीजिए, कौन कौन सा आता है उसको आप अभी याद कर लीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार मजदूरी की दर निम्नलिखित में से किसके आधार पर तय नहीं की जाती है? आप पढ़ने से बड़े एग्जाम में जाकर थोड़ा सा पढ़ लेना, क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में तो नहीं है, यहां पे पूछा है नहीं की जाती है। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। सारे बच्चे बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, जवाब दीजिए। अभी आपने किया है और कई बच्चे जवाब भी सही दे रहे हैं। सप्ताह के आधार पे पेमेंट नहीं मिलता है, हाँ घंटे के हिसाब से लोग पेमेंट कर देते हैं, दिन के हिसाब से कर देते हैं और महीने के हिसाब से कर देते हैं। सप्ताह के आधार से कोई भी पेमेंट नहीं होता है। बहुत अच्छा सवाल था आपके एग्जाम के लिए, एक बार जरूर देख के जाए इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत मजदूरी की न्यूनतम दर को निर्धारित या पुनर्रक्षित करने के लिए समितियां व उप समितियों के समय कार्य के लिए उपयुक्त सरकार को कौन सलाह देता है? मतलब समझ रहे क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? सवाल बोलना चाह रहा है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत कुछ गवर्नमेंट की समितियां बनाई गई हैं, उप समितियां बना गई है, उसको सलाह कौन दे सकता है कि भैया मजदूरों के साथ जो भी बर्ताव हो रहा है या मजदूरों को जो भी मिल रहा है उनको कौन कौन सी सुविधाएं के लिए कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो उसकी सलाह किससे लेंगी गवर्नमेंट? जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, सलाहकार बोर्ड नियुक्त किया जाता है जिसकी सलाह से ये बातें आप कर सकते हो, उनके हितों की चर्चा कर सकते हो बच्चों, ठीक है। यहां पे न्यायालय का कोई काम नहीं रहता, प्राधिकारी उनके व्यय का वर्णन करता है और समिति मुख्य समिति अलग चीज है, इस बात को याद रखना बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत मजदूरी की न्यूनतम दर को निर्धारित या पुनरीक्षित करने के लिए समुचित सरकार के साधारणता कौन सलाह देता है? बिल्कुल सवाल है कि आराम से सवाल को पढ़ेंगे। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत मजदूरी की न्यूनतम दर को निर्धारित करने के लिए सरकार को कौन सलाह दे सकता है? बार बार वही सवाल पूछा जा रहा है घुमा के, कमेंट करके बताइए सरकार को कौन सलाह दे सकता है। आपको याद हो जाना चाहिए इसका आंसर क्या है। सरकार को कौन सलाह देता है? तो यही आंसर था, वही क्वेश्चन था। यह है सलाहकार बोर्ड जो बने होते हैं वही गवर्नमेंट को इसके बारे में बता सकते हैं कि मजदूरों की न्यूनतम दर मजदूरी की क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्मित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है? जवाब दीजिए कौन सा वाक्य सही है। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है? ये जो सलाहकार बोर्ड हम नियुक्त करते हैं उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? सारे बच्चे जवाब देंगे कमेंट करके। अच्छा क्वेश्चन है और एकदम आप परफेक्टली इसका जवाब दे सकते हो, आपसे गलत नहीं होना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन इसको देख सकता है? सही वाक्य क्या है? करेक्ट आंसर आ रहा है उपयुक्त सभी। भाई ये केंद्र और राज्य दोनों का होता है सलाहकार बोर्ड, उससे सलाह ले सकता है, ये नियोजक से भी ले सकता है और कर्मचारियों की बराबर संख्या से भी ले सकता है। सदस्यों की कुल 1/3 अधिकतम स्वतंत्र व्यक्ति होंगे जिसमें से एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। जितने भी लोग रहेंगे उसमें से 1/3 अधिकतम स्वतंत्र व्यक्ति होंगे जिसमें से एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। सलाहकार बोर्ड के लिए जो भी नियम है ये आज के दिन रात में एक बार देख लेना बेटो ना, गलती नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहां वस्तु के रूप में पूर्ण व आंशिक रूप से मजदूरी का भुगतान करने का रिवाज है, लाइन समझेंगे, वस्तु के रूप में पूर्ण व आंशिक रूप से मजदूरी करने का भुगतान का रिवाज है, सरकार के अधिकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा न्यूनतम मजदूरी के भुगतान को पूर्ण व आंशिक रूप से वस्तु के रूप में अधिकृत कर सकती है क्या? सवाल को समझाता हूं पहले ना। कहीं कहीं पे ये नियम है कि कुछ सामान दे दिया, थोड़ा पेमेंट कर दिए, तो ये जो नियम है अगर गवर्नमेंट के राजपत्र में छप गया है कि आपको न्यूनतम मजदूरी देना है तो ये क्या अधिकृत है कि नहीं, ये सवाल पूछ रहा है। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। ये वैलिड है कि नहीं? हाँ ये सत्य है, ऐसा आप कर सकते हो, ये सत्य है, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है, ये सत्य है, ऐसा आप कर सकते हो। वेरी गुड बेटा, कुछ स्टूडेंट ने एकदम सही जवाब दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत मजदूरी में शामिल नहीं है। अब देखिए आपके जो मतलब डेली मजदूरी कर रहे हो ना उसमें कौन सा चीज इसमें शामिल नहीं है, ये बताओ मुझे। आप मजदूरी कर रहे हो उसमें कौन सा चीज शामिल नहीं है, बताइए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में आपके मजदूरी में, देखिए मजदूरी में बहुत कुछ मिलता है, अब इस मजदूरी में क्या शामिल नहीं है ये बता दीजिए सारे बच्चे, जवाब दीजिए। डी इज द करेक्ट आंसर। आपको आकस्मिक लाभ, कोई शेयर प्रॉफिट नहीं मिलेगा इसमें, आपको किसी प्रकार की यात्रा भत्ता नहीं मिलती इसमें, है ना। और ये क्या है, सेवा विमोचन में कोई भी आपको पर्क नहीं दिया जाता, ठीक है, कुछ भी शामिल नहीं है। आपको मिलती क्या है, आपको मजदूरी मिलती है और होम का क्या मिलता है, रेंट मिलता है, इसको बोला जाता है होम अलाउंस। और वीक में एक छुट्टी मिलती है, एक वीक में एक छुट्टी मिलती है, ये बात याद रखना, वहां गलत मत कर लेना। अगला सवाल लेके चलते हैं। यदि किसी कर्मचारी में किसी भी दिन सामान्य कामकाजी घंटों से अधिक काम किया तो वह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत के लिए पात्र हो जाएगा। मतलब अगर उसके काम का ड्यूरेशन मान लो 8 घंटा है, अब वो 8 घंटे से मान लो 10 घंटे काम कर लिया, तो उसको कौन सा चीज के लिए वो पात्र हो जाएगा, ये बताइए मुझे, कौन सी चीज के लिए वो पात्र हो जाएगा, बताइए, जवाब दीजिए, कौन सी चीज के लिए वो पात्र हो जाएगा। हाँ देखिए इसका सही आंसर बताऊं क्या होगा, वो ए या बी जो भी अधिक होगा, वो ओवर टाइम के लिए भी पात्र हो जाएगा, वह न्यूनतम मजदूरी दर के लिए भी पात्र हो जाएगा।
बिल्कुल सही है, वो दोनों चीज के लिए पात्र हो जाएगा, ए व बी दोनों के लिए पात्र हो जाएगा ना, इस बात को याद रखना। ठीक है, दोनों के लिए पात्र हो जाएगा वो चीज। ठीक है, इस बात को याद रखना सारे बच्चों। ठीक है, हाँ, ए व बी दोनों के लिए पात्र हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत कर्मचारियों के विवरण, भुगतान किए गए वेतन, उसके द्वारा किए गए कार्य संबंध में रजिस्टर व रिकॉर्ड बनाए रखने का दायित्व किसका है? मतलब कोई मजदूर जो काम करते हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं, कितना छुट्टी मारे हैं, अगर उसके बारे में कोई रिकॉर्ड बनाना चाहेगा, रजिस्टर मेंटेन करना चाहेगा, तो करेगा कौन? जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए, कौन करेगा? भाई जाहिर सी बात है, अगर आप कहीं जाके काम करोगे, उस काम की देखरेख करेगा कौन? नियोजक करेगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा दे रहा हूं, कंपनी का मालिक करेगा, मालिक के लोग करेंगे, है ना भाई? जो आपको काम में रखा वही आपका देखेगा ना कि आप प्रॉपर काम कर रहे हो कि प्रॉपर काम नहीं कर रहे हो। ये छोटा छोटा क्वेश्चन बन जाना चाहिए ना। अगला देखेंगे, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत इंस्पेक्टर की नियुक्ति कौन करता है? यही बनने जा रहे हो आप, लेबर इंस्पेक्टर। इस वर्ड को याद रखना, आप बनने जा रहे हो लेबर इंस्पेक्टर। इसकी नियुक्ति कौन करता है? चलिए बताइए, यही तो आप बनने जा रहे हो। जवाब तो मुझे कमेंट करके। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत इंस्पेक्टर की नियुक्ति कौन करता है? यही बनने जा रहे हो आप लोग। अब बताइए, आपकी नियुक्ति कौन करेगा? आप बताइए, आपको अपॉइंटमेंट लेटर कौन देगा? गलत नहीं करना बेटा, है ना? आपको अपॉइंटमेंट लेटर कौन देगा? याद रखना, आपको अपॉइंटमेंट लेटर देगा गवर्नमेंट, सरकार देगी, और सरकार के अंडर आती है श्रम मंत्रालय, वो आपका डिपार्टमेंट है। ठीक है, हाँ, सरकार देगी, सरकार के अंदर आती है लेबर डिपार्टमेंट, श्रम मंत्रालय। ये वाला क्वेश्चन गलत कर दोगे एग्जाम में जाके तो बचेगा क्या, बताओ ना? लेबर इंस्पेक्टर का पेपर कौन ले रहा है? व्यापम ले रहा है ना, मतलब सरकार के अंदर हो रहा है ना। अपॉइंटमेंट लेटर भी गवर्नमेंट देगी तुमको, गलत नहीं करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम वेतन, देखो यहां पे चेंज हो गया ना। वेतन अधिनियम 1948 के तहत सुनवाई निर्णायक प्राधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? वापस पढ़ रहा हूं, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत सुनवाई और निर्णायक प्राधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? जवाब दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। किसे नियुक्त करेंगे अगर कहीं सुनवाई करना है तो? जवाब दीजिए। देखिए, सही आंसर के साथ कई बच्चे तो आ चुके हैं, किसे नियुक्त करेंगे? सही आंसर के साथ कई बच्चे आ चुके हैं, किसे नियुक्त करेंगे? देखिए, सही आंसर है डी, उपयुक्त में से किसी को भी। कर्मचारी के प्रतिकार आयुक्त को भी नियुक्त कर सकते हैं, श्रम आयुक्त भी जा सकता है, और सिविल कोर्ट के न्यायाधीश को भी नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी सुनवाई करना है, अगर कोई घटना घटित हो गई है, उसके सुनवाई के लिए आप किसको चॉइस कर सकते हो? इनमें से किसी को भी आप चॉइस करके अपना काम कर सकते हो बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत दावे का आवेदन की प्रस्तुति की समय अवधि कितनी होती है? दावे के आवेदन की प्रस्तुति का समय कितनी होती है? कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत दावे के आवेदन की प्रस्तुति की समय अवधि कितनी होती है? अगर आपने कोई दावा किया है तो आप भाई आवेदन ही करोगे ना कोई दावा करके, तो कितने समय के अंदर कर सकते हो आप? जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, इसमें याद रखिए थोड़ा सा अप डाउन जाएगा, सही आंसर के साथ सारे बच्चे आएंगे। हाँ हाँ, 6 महीना, 6 महीना बेटा, 6 महीना, उतना लंबा नहीं होता। 6 महीना होता है। अरे बाबू लोग गलत क्यों कर रहे हो? 6 महीना होता है ना, 6 महीना, 12 महीना नहीं होता। 6 महीने के अंदर आप प्रस्तुति दे सकते हो। ठीक है, समझ आ रही मेरी बातें? ये याद होने वाली चीज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत नियुक्त सुनवाई व निर्णय लेने वाले अधिकारी के पास शक्ति है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, अधिकारी के पास शक्ति है। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए बच्चों। अधिकारी के पास शक्ति है, जो आपकी सुनवाई कर रहा है, जो आपको सुन रहा है, उसको निर्णय लेना है, वो अधिकारी के पास इनमें से कौन सी शक्ति है? जवाब दीजिए। हाँ, सिविल कोर्ट, बिल्कुल सही जवाब आया बेटा। सिविल कोर्ट में होता है चीजें ना, क्योंकि ये सिविल मामले में आता है। ये नहीं आएगा, ये तो फौज के लिए है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कोई जा नहीं सकता, हाई कोर्ट भी डायरेक्ट आप जा नहीं सकते। ठीक है, इसको बाद में याद रखना बच्चों। अगला देखेंगे, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत अपराधों के लिए दंड धारा के अंतर्गत आते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अपराध कर रहे हैं उनके लिए दंड धारा के अंतर्गत कौन सा नियम आता है? कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे मुझे। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत अपराधों के लिए दंड धारा के अंतर्गत आता है। कमेंट करके बताइए, आंसर क्या होगा? सारे बच्चे कमेंट करके जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? वेरी गुड, करेक्ट आंसर के साथ बच्चे आ रहे हैं 22। हाँ, एकदम ये धारा वाला सवाल ना भाई, सारे बच्चों को बता रहा हूं मैं, एक बार सारे स्टूडेंट याद करके जाना, गलती कोई भी नहीं करना स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत एक कंपनी की परिभाषा में शामिल होता है। कहने का मतलब कंपनी, जो प्लांट होता है, कंपनी आप किसको बोलेंगे? ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कंपनी आप किसको बोलेंगे? ये सवाल तगड़ा है। जवाब दीजिए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत एक कंपनी की परिभाषा में, डेफिनेशन में क्या क्या शामिल होता है? जवाब दीजिए, क्या होगा आंसर? कई बच्चों ने सही जवाब भी देना चालू कर दिया है। क्या क्या शामिल होता है? जवाब दीजिए। करेक्ट आंसर के साथ जा रहे हैं डी, उपयुक्त सभी। प्राइवेट लिमिटेड भी, पब्लिक लिमिटेड भी कंपनी होती है। अगर कोई पार्टनरशिप में है, व्यक्तियों का ग्रुप है, सबको हम कंपनी की परिभाषा में सम्मिलित करके रखें बच्चों। ठीक है, इस बात को याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की अनुसूची में नई प्रविष्टियों करने की शक्ति किसके पास होती है? मतलब ये अधिनियम में अगर कुछ और जोड़ना है,
अधिनियम में कुछ और जोड़ना है तो ये जो पावर है वो किसके पास होता है? भाई जाहिर सी बात है, अगर नियम बदलने हैं, कुछ नए नियम डालने हैं, तो वो पावर किसके पास होता है? जवाब दीजिए मुझे कमेंट करके, वो पावर किसके पास होता है? और पावर की बात आएगी तो आपको पता होना चाहिए पावर किसके पास होगा। जवाब दीजिए, पावर किसके पास होता है? समुचित सरकार, जिसमें क्या क्या आती है आपकी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है और स्टेट गवर्नमेंट भी आती है, दोनों के पास पावर होता है। ठीक है, इस बात को याद रखें। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की अनुसूची में उपयुक्त सरकार द्वारा कोई जोड़ किए जाने की स्थिति में कितने महीनों की नोटिस की आवश्यकता होती है? अगर कोई अधिनियम जोड़ा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन पहले समझेंगे। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की अनुसूची में सरकार, उपयुक्त सरकार द्वारा कोई जोड़ किए जाने की स्थिति में कितने महीनों की नोटिस की आवश्यकता होती है? जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? लगभग ये पता होना चाहिए इसका आंसर, और करेक्ट आंसर के साथ साथ बच्चे आ रही है बेटा 6 महीना होता है, 6 महीने का ही समय मिलता है आपको, है ना, कुछ चीज ऐड होता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, मजदूरी के न्यूनतम दर के निर्धारण के प्रयोजन के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं करेगी? अच्छा क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन है जो नेगेटिव है, यही क्वेश्चन है जो कि नेगेटिव है। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? यही क्वेश्चन है जो कि नेगेटिव है। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेना, 47 को ठीक कर लेना, ये 3 महीने होना चाहिए था, मैंने गलत बता दिया हड़बड़ी में। 6 महीने नहीं होगा, 3 महीने होगा, सभी बच्चे ठीक कर लेंगे। 6 महीने नहीं होगा, 3 महीने होगा, सभी बच्चे यहां पे इसको ठीक कर लेना ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाँ बताइए, न्यूनतम मजदूरी दर के निर्धारण में प्रयोजन में उपयुक्त सरकार मुख्य रूप से किस पर विचार नहीं करेगी? किसी नियोजित व्यक्ति की आयु, भाई कंपनी के मालिक की एज पर क्या विचार करेगी? वो बूढ़ा व्यक्ति भी हो सकता है, जवान व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खालिस्तान के द्वारा राज्य सरकार में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के निष्पादन के निर्देश दिए जा सकते हैं। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? राज्य सरकार को राज्य में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के निष्पादन मतलब नियम को लगाने के निर्देश कौन दे सकता है? कमेंट करके बताइए मुझे, कौन दे सकता है? भाई जाहिर सी बात है, राज्य सरकार के ऊपर क्या होती है? राज्य सरकार के ऊपर क्या होती है? सबको पता ना क्या होती है? केंद्र सरकार होती है। ये नियम का आदेश कौन दे सकता है? केंद्र सरकार दे सकती है। हाँ मतलब देखो, सवाल समूची सरकार नहीं आएगा, यहां बोल रहा है कि राज्य सरकार को निर्देश कौन दे सकता है, तो देगा केंद्र सरकार। इस बात को याद रखना बच्चों। ठीक है, अगला, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 के अधिनियम की तिथि क्या है? जवाब दीजिए, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 के अधिनियम की स्थिति क्या है? जवाब दीजिए। इस टाइप के सवाल पूछ सकता है, इसलिए क्वेश्चन को दिखा दे रहा हूं आप लोगों को ना, ऐसे सवाल आ सकते हैं बच्चों, इसलिए आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। जवाब दीजिए, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 के अधिनियम की स्थिति क्या होती है? जवाब दो कमेंट करके। ये याद रखना, डेट है 12 दिसंबर 1961, ये डेट याद रखना, ये नियम है। ठीक है, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। अगला, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 में किन स्थापनों को लागू होता है? जवाब दीजिए कमेंट करके। अब क्या होगा कि जो श्रम विभाग वाला टॉपिक जो बच्चा पढ़ा नहीं है थ्योरी में, जो कुछ भी टॉपिक नहीं पढ़ा है, उसको थोड़ा सा ये हार्ड लग सकता है। ठीक है, जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? हाँ देखो, ये लागू किसमें होता है ये नियम? जहां पे 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। भूषण वेरी गुड बेटा, सही आंसर दे रहा तू, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, कोई, हाँ थोड़ा सा 2 मिनट ना, हाँ चलो, कोई स्त्री प्रसुविधा की हकदार है, इनमें से किस स्थिति में होगी? यदि वह, कोई भी जो लेडीज है, स्त्री है, इन सब सुविधाओं को ले सकती है, पर उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए? आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जामिनर द्वारा पूछ सकता है। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए कि किसकी हकदार होगी? जवाब दीजिए। हाँ भूषण इज अ करेक्ट आंसर बेटा, तुम लगा लोगे लग रहा है इस बार यार, सही जवाब दे रहे हो। करेक्ट आंसर के साथ है ए, नियोजक। कंपनी से अगर आपको सुविधा का दावा करना है तो 12 माह तक कम से कम 80 दिन नियमित रूप से आपने सेवा दी हो। अगर आपकी डिलीवरी हो गई है तो उसमें आपको छूट मिलता है, पर यह कब मिलेगा? आपने पिछले 12 महीने में कम से कम 80 दिन नियमित काम किया हो तो। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, अगर आप इसको छोड़ दोगे ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह अधिकतम काला अवधि जिसके लिए कोई स्त्री प्रसूति प्रसुविधा की हकदार होगी, सॉरी काला नहीं, कला अवधि, इसको इंग्लिश में बोलेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, अब बताइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, कितने सुविधाओं के लिए वो कितने दिन तक, कितने समय तक वो उसका लाभ ले सकती है? जवाब दीजिए। 53 करेक्ट आंसर कई बच्चों ने कमेंट करना चालू कर दिया है, वेरी गुड, है ना। मैक्सिमम टाइम होगा 26 सप्ताह। कितना होगा? 26 सप्ताह, वेरी गुड। देखो स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे क्लास ले रहा हूं मैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 या 2 से अधिक और मतलब या जीवित बालिकों वाली स्त्री अधिकतम कितने अवधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा का हकदार होगी? समझ रहे हो ना? बताइए, 2 या 2 से अधिक
जीवित बालिकों वाली स्त्री अधिकतम अधिकतम अवधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा की हकदार होगी? अच्छा सवाल है। हाँ, 12 सप्ताह करेक्ट है बच्चों। तैयारी आप लोगों की बहुत बेटर है, वेरी गुड। याद रखना, इस चीज को भूलना नहीं, ठीक है? ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ, प्रसव, गर्भपात या गर्भ के चिकित्सीय समापन के पश्चात कितनी कला अवधि के लिए स्त्री का नियोजन प्रतिसिद्ध है? समझ रहे हो ना? आपका या तो बच्चा हो गया है या कुछ प्रॉब्लम आ गया है या आपका उसका चिकित्सा चल रहा है, तो आप कितने समय तक छुट्टी ले सकते हो? ये सवाल है क्वेश्चन में। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? मतलब कंप्लीट हो गया है ना, मतलब बेबी के बाद की बात हो रही है। हाँ, 6 सप्ताह करेक्ट आंसर है बेटा, वेरी गुड। याद रखिए, अच्छा सवाल है ये, ठीक है? अगला क्वेश्चन, गर्भवती स्त्री किस तिथि से प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 का लाभ ले सकती है? मतलब समझ रहे हो ना? अगर कोई प्रेग्नेंट है तो ये रूल बनाया गया था प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम में, ये आप कब से इसके लिए छुट्टी ले सकते हो, आपको सैलरी वैलरी भी दी जाएगी। ये देख लीजिए, इसका आंसर ही पता होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आंसर गलत नहीं करना कोई भी, ठीक है? जवाब दीजिए। हाँ, करेक्ट आंसर कई बच्चे दे रहे हैं, कई बच्चे थोड़ा सा अप एंड डाउन दे रहे हैं। हाँ, सही आंसर है संभावित तिथि के 8 सप्ताह पहले। अगर आपका को दे दिया है कि इस दिन आपके बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी, तो आप 8 सप्ताह पहले आप छुट्टी ले सकते हो, है ना? 8 सप्ताह पहले, इसको याद रखना, 6 सप्ताह नहीं है, 8 सप्ताह पहले, मतलब 8 सप्ताह को कन्वर्ट करेंगे 2 माह पहले आप छुट्टी ले सकते हो बच्चों। कोई बच्चा इसको गलत नहीं करना, ठीक है? वेरी गुड, 2 है ना, 2 माह पहले। अगला क्वेश्चन, प्रसूति अधिनियम के निरीक्षक की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? इसमें भी श्रम निरीक्षक को अपॉइंट किया जाएगा। अब उसका अपॉइंटमेंट कौन से लॉ के अनुसार होगा, कौन से धारा के अनुसार होगा, ये बताइए मुझे कमेंट करके। क्या है धारा, बताइए मुझे, कौन से धारा के अंतर्गत उसको लिया जाए? जवाब दीजिए बच्चों। हाँ, धारा 14 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के साथ सारे बच्चे जा रहे हैं, बेस्ट है ये क्वेश्चन और सारे बच्चे इसको बना रहे हैं, वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है? अगला क्वेश्चन, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अधिकतम चिकित्सा बोनस की राशि कितनी वृद्धि की जा सकी है? ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, गलत नहीं होना चाहिए। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अधिकतम चिकित्सा बोनस की राशि कितनी वृद्धि की जा सकी है? जवाब दीजिए। हाँ, कितना बता रहे हो, कितना बता रहे हो बेटा? अच्छे से बताना, गलत नहीं करना। एक ही दोनों सही जवाब दे रहे हैं, 20,000 रुपए। इस डेटा को कोई बच्चा भी भूलना नहीं, एग्जाम में सवाल देगा तो बनना चाहिए आप लोगों से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके विवेक पर प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के तहत को अन्य स्थापना तक बढ़ाया जा सकता है? मतलब और कौन इस पे सिफारिश कर सकता है, ये सवाल पूछा जा रहा है बच्चों, बताइए मुझे, कौन कर सकता है? इस अधिनियम में अगर कुछ चीजों को और जोड़ना है ना भाई, जोड़ना है, कुछ नए चीज जोड़ना चाहती है, तो उसका अनुमोदन कौन करेगा? देखिए, इसको चलाता कौन है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर चलाते हैं। भाई अगर अनुमोदन करना होगा तो बड़ा भाई कौन है? केंद्र सरकार। तो अनुमोदन कौन करेगा? राज्य सरकार, ठीक है? वो बोल सकता है कि सर इसमें और भी चीजें ऐड करनी चाहिए करके, ठीक है? यहां समझना ना, अनुमोदन करने वाला व्यक्ति छोटा व्यक्ति होगा, बड़ा केंद्र सरकार है, इस बात को ध्यान देना, ठीक है? अगला क्वेश्चन, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम की धारा 3 क के अनुसार निम्नलिखित में से किस मामले में केंद्र सरकार समुचित सरकार है? समुचित सरकार का मतलब क्या होता है? केंद्र प्लस राज्य दोनों का मिलाव समुचित सरकार है। अब वो कौन सा मामला है? धारा 3 क के अनुसार दोनों मिलकर बात करेंगे। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए, दोनों मिलकर बात करेंगे कि हम दोनों एक ही टीम में हैं करके, तो वो कौन सी होगी? उपयुक्त तो सभी आएगा ना। अगर किसी कारखाने या खदान की स्थापना हो रही है, मान लो कोयला खदान है, दोनों मिलकर बात करेंगे, दोनों को टैक्स जाना है। अगर घुड़सवारी, कालाबाजी, अन्य प्रदर्शन की प्रदर्शनी हो रही, दोनों मिलकर बात करेंगे। रेलवे संचालन, उसके अधीन अन्य कुछ भी स्थापना होगी, दोनों मिलकर ही बात करेंगे कि हम एक समुचित गवर्नमेंट है करके, क्योंकि गवर्नमेंट को दोनों को टैक्स जाता है इस चीज का, ठीक है? इस बात को याद रखना। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम धारा 3 ख के अनुसार शिशु की परिभाषा में शामिल है। मतलब ये कह रहा है कि शिशु किसको बोलेंगे? व्हाट डेफिनेशन ऑफ बच्चा? शिशु। चलिए अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? इस अधिनियम के तहत उनको लाभ जो मिलता है, तो शिशु किस में आएगा? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, शिशु किस में आएगा? अच्छा सवाल है बच्चों, गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, ए, मृत जात बच्चा, है ना? ए आएगा, ए। कुमार को शिशु नहीं बोलते, वयस्क को शिशु नहीं बोलते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है? शिशु, और शिशु इसमें भी आएगा ना, जन्मजात बच्चा, वो भी शिशु में ही आएगा, ठीक है? दोनों पॉइंट को याद रखना बच्चों, ठीक है? अगला, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के तहत इनमें से कौन सा एक स्थापना है? जवाब दीजिए, तहत इनमें से कौन सा एक स्थापना है? सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कौन सा एक स्थापना है। जवाब दीजिए मुझे कमेंट के सारे बच्चे, जवाब दीजिए। मतलब आप इसकी स्थापना कर सकते हो, आप इसको स्थापित कर सकते हो भैया। कारखाना, खान, बागान, ये सभी स्थापना कर सकते हो ना इस नियम के तहत, तो वेरी गुड बच्चों, ठीक है?
अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के तहत अधिकृत माता से अभिप्रेत है। मतलब माता, माता क्या है कहने का मतलब, इस नियम के तहत मां किसे कहा जाएगा? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, माता किसे कहा जाएगा इसमें? अच्छा सवाल है ये सवाल अगर आपको समझना होगा, माता किसे कहा जाएगा बताइए मुझे कमेंट करके। भाई माता कहेंगे किसे? माता कहा जाएगा एक ऐसी जैविक माता जो किसी अन्य स्त्री में भ्रूण पैदा करने के लिए अपने अंडाशय का उपयोग कर सके, मतलब अपने जो होता है ना उसका उपयोग कर सके, उसको भी माता कहा गया है। जाहिर सी बात है ना, उसको भी माता कहा गया है ना। अगर किसी और का लेके अगर आप बच्चा कर रहे हो, उनको भी माता का दर्जा दिया जाता है। इस बात को याद रखना बच्चों, गलत नहीं करना कोई भी, ठीक है। जवाब देंगे इनमें से कौन सा प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के अनुसार मजदूरी का हिस्सा नहीं है? हाँ ये अच्छा सवाल है, नहीं है। और नेगेटिव क्वेश्चन जब भी आता है सारे बच्चे जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। मजदूरी का हिस्सा नहीं है, बताओ मुझे कमेंट करके। हाँ वो आपको मजदूरी में नहीं मिलेगा, जवाब दीजिए, हाँ जवाब दीजिए, वो आपको मजदूरी में नहीं मिलेगा। करेक्ट आंसर है भाई नियोजक द्वारा किसी भी पेंशन फंड या भविष्य निधि किसी कानून के तहत महिला को लाभ के लिए किसी कानून के तहत भुगतान या देव भी कोई योगदान हो, मतलब ये आपके मजदूरी में नहीं है, ये अलग चीज है। कंपनी के द्वारा आपका पेंशन फंड या भविष्य निधि या किसी कानून के तहत महिला के लाभ के लिए किसी भी कानून के तहत भुगतान किया गया है या देव के कोई भी योगदान, ये आपकी मजदूरी में ऐड नहीं होता। आपकी मजदूरी में आपको होम अलाउंस मिलता है, मजदूरी मिलता है, दैनिक मजदूरी मिलता है और छुट्टी मिलता है, इस बात को याद रखना। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के अनुसार मजदूरी का हिस्सा है? बताइए इसमें हिस्सा है, जवाब दीजिए आंसर क्या होगा। कौन सा हिस्सा है कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे मुझे कौन सा हिस्सा है। यह है ना हिस्सा, कौन सा है बताइए। और ये सवाल बहुत अच्छे सवाल है और आपके काम के सवाल है। इनमें से कौन सा प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के अनुसार मजदूरी का हिस्सा है? कमेंट करके सारे बच्चे जवाब देंगे। प्रोत्साहन बोनस, रे प्रोत्साहन बोनस के लिए अगर आपको कोई बोनस दे रहा है, होता है ना कि बोनस मिलता है दीपावली के टाइम, होली के टाइम आप लोगों को बोनस दिया जाता है ना, आपको पता होगा, तो आप उसको मजदूरी का हिस्सा मान सकते हो आप लोग, ठीक है। इस बात को सारे बच्चे एग्री करना, ठीक है ना, ठीक है, हाँ शाबाश। अगला क्वेश्चन, मातृत्व लाभ अधिनियम के अनुसार यदि मातृत्व की अवधि के दौरान एक महिला की मृत्यु हो जाती है तो अब मातृत्व लाभ का क्या होगा? मातृत्व लाभ समझते हो ना, जब माता बन गए हैं, मातृत्व लाभ अधिनियम के अनुसार यदि मातृत्व अवधि के दौरान एक महिला की मृत्यु हो जाती है तो मातृत्व लाभ क्या होगा? बताइए मुझे कमेंट करके, क्या होगा लाभ? हाँ याद रखना उसकी मृत्यु की तारीख तक दे होगा, जब तक वो मतलब मरी है, जिस डेट उनका डेथ हुआ है तब तक वो लाभ आपको मिलेगा, उसकी मृत्यु की तारीख तक दे होगा, इस बात को याद रखना, मातृत्व लाभ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मातृत्व लाभ अधिनियम के अनुसार यदि कोई महिला प्रसव के बाद अपने बच्चों को छोड़कर मर जाती है तो मातृत्व लाभ का क्या होगा? मतलब डिलीवरी के समय बच्चा तो पैदा हो गया, वो ठीक ठाक है, माता की मृत्यु हो जाती है, तब क्या होगा उस मातृत्व लाभ का? जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए तब इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। और ये सवाल बहुत अच्छे हैं, मातृत्व लाभ से बताइए आंसर क्या होगा सारे बच्चे। सही है, पूरी अवधि के लिए पे किया जाएगा। बच्चे का जन्म हो गया है तो पूरे टाइम के लिए उसे पे किया जाएगा, नहीं ये मृत्यु के लिए, बच्चा पैदा हो गया है तो पूरे टाइम के लिए उसको दिया जाएगा, इस बात को याद रखना, कोई बच्चा भी छोड़ना नहीं, पूरे टाइम के लिए दिया जाएगा, ठीक है। उसके फादर तो रहेंगे ना, ठीक है। अगला मातृत्व लाभ अधिनियम के अनुसार उसकी अपेक्षित प्रस्तुति की तारीख से पहले अवधि के लिए देव मातृत्व लाभ की राशि का भुगतान किया जाएगा। आराम से क्वेश्चन को समझना बेटा, मातृत्व लाभ अधिनियम के अनुसार उसकी अपेक्षित प्रस्तुति की तारीख से पहले की अवधि के लिए देव मातृत्व लाभ की राशि का भुगतान किया जाएगा, बताइए, जवाब दीजिए। मान लो किसी की डिलीवरी होनी है 16 तारीख को, तो जो भी आपको फंड या पैसे मिलेंगे वो कब दिया जाएगा? बेटा पहले ही दे दिया जाता है ताकि वो उसका लाभ उठा के अपनी डिलीवरी अच्छे से कर सके, ठीक है। अग्रिम दिया जाता है, अग्रिम मतलब पहले दिया जाता है, ठीक है, इस बात को याद रखना। मातृत्व लाभ अधिनियम के अनुसार प्रस्तुति के बाद की अवधि के लिए देव राशि का भुगतान होगा इस संदर्भ में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के भीतर, बताइए कितने देर के भीतर उसका भुगतान किया जाएगा? कमेंट करके बताइए बच्चों, कितने देर के अंदर उसका भुगतान किया जाएगा अगर आपने प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया है तो। अच्छा सवाल है और आप पढ़ रहे हो तो ये पता होना चाहिए कितने देर के अंदर भुगतान हो जाएगा। हाँ 48 घंटे के अंदर, 48 आवर्स के अंदर आपको उसका पेमेंट कर दिया जाएगा बच्चों, 48 आवर्स के अंदर, ठीक है, इस बात को याद रखना। प्रसव के ड्यूटी पर लौटने वाली प्रत्येक महिला को कितने नर्सिंग ब्रेक की अनुमति होती है? वापस समझेंगे, प्रसव के बाद
ड्यूटी पे लौट गए आप काम में, तो महिला को कितने नर्सिंग ब्रेक, मतलब आप ब्रेक ले सकते हो, क्योंकि आपने बच्चे को जन्म दिया है, तो जाहिर सी बात है आपके जो अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, दर्द होगा, उसके लिए आप कितना ब्रेक ले सकते हो, ये सवाल पूछा जा रहा है, बताइए। हाँ, शाबाश बच्चों, कमेंट करेंगे कितना ब्रेक ले सकते हो, कमेंट करके बताइए मुझे कितना ब्रेक ले सकते हो आप। हाँ, 2 ब्रेक आप ले सकते हो ना, 2 ब्रेक लेके आप रेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट के नियम के साथ है करके। अगला क्वेश्चन, मातृत्व लाभ अधिनियम के अनुसार प्रसव के बाद काम पे लौटने के बाद महिला को नर्सिंग ब्रेक की अनुमति तब तक दी जाएगी जब तक बच्चे की उम्र नहीं हो जाए, मतलब बच्चा उतना बड़ा नहीं हो जाए तब तक वो ब्रेक ले सकती है। बताइए कितना बड़ा होना चाहिए बच्चा तब तक वो ब्रेक ले सकती है, जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा, कमेंट करिए बच्चों, तब तक वो ब्रेक ले सकती है, जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा। अच्छा सवाल है, गलत नहीं होना चाहिए, कमेंट करके बताएंगे। ये आंसर है 15 महीना, 15 महीना बेटा, 15 महीना। क्या होगा 15 महीना का मतलब 1.5 साल, 1.5 साल नहीं, हाँ करीब 1.5 साल करीब करीब, 15 महीना याद रखना है इस बच्चे को, इसकी याद रखना है इस चीज को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत मातृत्व लाभ भुगतान ना करने वाली महिलाओं को काम से बर्खास्त डिस्चार्ज करने पर नियोक्ता पर लगाया गया जुर्माना क्या है। अब ये तो नियम है कि मातृत्व लाभ देना है, गवर्नमेंट का नियम है, पर वहां कंपनी के लोग नहीं दे रहे हैं और काम से निकाल दिए, अब अधिकारी आएगा तो उस कंपनी पर क्या जुर्माना लगा सकता है, ये सवाल है, जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा, क्या जुर्माना लगा सकता है, ये सवाल कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है, बताइए क्या लगा सकता है जुर्माना, शाबाश, जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा। हाँ, करेक्ट आंसर है 3 महीने से 1 साल तक की जेल और 2 से 5,000 रुपए का जुर्माना। अगर कोई ऐसा हरकत करता है, कोई कंपनी वाला अगर किसी को निकाल दे रहा है, मातृत्व लाभ नहीं दे रहा है, प्रेगनेंसी के बाद महिला आई है काम करने के लिए, तब ये जुर्माना उन पे लग जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसके विवेक पर पर्याप्त कारणों से लेखबद्ध करने वाले मातृत्व लाभ का भुगतान न करने पर निर्धारित शक्ति से कम का दंडासे अध्यारोपित किया जा सकता है। अब ये कौन कर सकता है, जवाब दीजिए। मान लो अगर वो नहीं कर रहा है तो ये दंड देने का अधिकार किसको है, किसको है बच्चा, जवाब दीजिए। भुगतान नहीं कर रहा है तो अपनी शक्ति से उस कंपनी को दंडित कौन कर सकता है, ये आप लोगों को पता होगा, दंडित कौन कर सकता है कंपनी को, सबको पता है ना कि दंड देने का अधिकार, हाँ न्यायालय को है बेटा, न्यायालय को, न्यायालय उसको दंडित कर सकता है, न्यायालय, न्यायालय, लेबर कोर्ट भी होता है अगर आपने सुना होगा, श्रम न्यायालय भी होता है, ठीक है, वो दंडित कर सकता है। नहीं नहीं, महिला अधिकार आयोग नहीं होगा, महिला अधिकार आयोग अलग चीज होता है, न्यायालय ही दंड देगा अगर आप कोर्ट केस करते हो तो उसमें, ठीक है, महिला बाल विकास नहीं देगी, ठीक है, इसको याद रखना। यदि कोई नियोजक मतलब कंपनी अधिनियम के प्रावधान या उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है, लेकिन इस तरह के उल्लंघन के अधिनियम के तहत कोई विशिष्ट दंड प्रदान नहीं किया जाता है, वह दंडनीय होगा। कहने का मतलब अगर वो कुछ नियम को तोड़ रहा है कंपनी वाला और इस नियम के तहत उसको कोई दंड नहीं दिया जा रहा है, तब दंडनीय होगा। क्या दंडनीय होगा, जवाब दीजिए, तब बताइए मुझे क्या दंडनीय होगा, तब कितने का दंड दिया जाएगा, समझ रहे हो ना। अगर नियम बना दिए जा रहे हैं और वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है ना, तो ये तो पता है ना क्या होगा, तब बताइए क्या दंडनीय होगा। 1 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना दिया जाएगा बच्चों। मेरे हिसाब से बातें आप लोगों को समझ आ रही है ना, एक एक मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में डालूंगा, याद कर लेना आज के दिन, ठीक है। जवाब देंगे, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जवाब दीजिए। थोड़ा सा इसको मैं वो कर लेता हूं ना, छोटा कर लेता हूं, हाँ आ रहा है, 2 मिनट रुक जाओ ना, अब मेरे हिसाब से क्वेश्चन आ गया होगा, अब जवाब दीजिए। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम में कथन कौन सा सही नहीं है, जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा। कथन सही है, कथन सही है, तो इसका आंसर यह है कि कोई भी नियोजक जानबूझकर किसी महिला को उसके प्रसव के दिन के बाद, तुरंत बाद 6 सप्ताह के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं करेगा, यह सही कथन है ना भाई। उसकी 6 सप्ताह तक उसको, भाई उसको जब नियम मिला है, सुविधाएं गवर्नमेंट ने दी है, तो कोई भी कंपनी वाला उसको वो नहीं कर सकता है। नहीं नहीं, नर्सिंग ब्रेक 2 वर्ष तक का नहीं है बेटा, 15 माह तक का है, इस बात को याद रखना, ठीक है, ये गलत बता रहे हो आप लोग, ठीक है, हाँ इस चीज को याद रखना। अगला क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा सेट कर लेने दो, क्वेश्चन सेट कर लेने दो, 2 मिनट, ठीक है, जवाब दीजिए, क्वेश्चन दिख रहा है सबको, हाँ। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, जवाब दीजिए, कौन सा सही नहीं है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने इस नियम को 15 बार सुन लिया है, आपको याद हो जाना चाहिए, जवाब दीजिए कौन सा सही नहीं है, जवाब दीजिए, आराम से पढ़ के बताइए बच्चों, कौन सा सही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इसका सही आंसर है
अधिकतम अवधि जिसके लिए कोई भी महिला मातृ तत्व के लाभ की हकदार होगी वो 24 सप्ताह होगी। 24 नहीं है, 26 सप्ताह था क्या? ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है।